नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे दो बेटों के पिता के सामूहिक विवाह की। सूबाई राजधानी के सीमावर्ती उन्नाव जिले में त्रिस्तरीय जांच के बाद भी पहले से शादीशुदा दो बच्चों के पिता को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से लाभान्वित किए जाने का एक मामला सामने आया है। मामला खुलने पर जहां जोड़े को अनुपस्थित दर्शा दिया गया तो वहीं ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर सामान वापस ले लिया गया है। सवाल है कि अनुपस्थित रहते उपहार क्यों दिए गए। यही नहीं, सामूहिक विवाह के सामने आए वीडियो में सूरज कार्यक्रम स्थल पर सजा संवरा मौजूद दिखाई दे रहा है। इसलिए ये भी सवाल है कि आखिर अफसर लीपा पोती करने में क्यों आमादा है। आखिर ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली जांच में ही मनमानी क्यों नहीं पकड़ी जा सकी। इसके बाद ब्लॉक और समाज कल्याण स्तर की जांच में भी किसी को भनक नहीं लगी। इसलिए सवाल उठता है कि क्या धांधलीबाजी के 3 स्तर पर दुर्भिसंधि थी, जो सभी ने आंखें बंद रखते हुए चयनित युगल को विवाह मंडप तक पहुंचाकर दोबारा फेरे ही नहीं दिला दिए, बल्कि विवाह के दौरान दिए जाने वाले उपहार भी भेंट कर दिए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विधायक ब्रजेश रावत व ब्लॉक प्रमुख ज्ञानेंद्र सिंह की मौजूदगी इस मामले को और अधिक गंभीर बना देती है, क्योंकि साबित हो जाता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में धांधली करने वालों पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी का कोई खौफ तक नहीं रहता। सवाल उठता है कि आखिर सूरज और रोहिणी का चयन किसी की पैरोकारी या योजना के लाभ के बंटवारे स्वरूप शामिल किया गया। साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर धांधलीबाजी में एफआईआर दर्ज कराना अब तक गमरक क्यों नहीं हो रहा, और समझा जा रहा है कि क्या अपात्रता के बाद भी आवेदन कराना और उपहार ले लेना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। देखिए इस रिपोर्ट में। शासन के निर्देश पर अन्य स्थानों की तरह उन्नाव के हसनगंज तहसील मोहान विधानसभा क्षेत्र के छोटा खेड़ा गांव स्थित राम सिंह लालता सिंह इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर यहां क्षेत्र के चयनित 88 जोड़ों में दयालपुर निवासी सूरज पुत्र प्रेम और मुन्नी खेड़ा ग्राम प्रधान के मजरे भवन खेड़ा की रोहिणी पुत्री प्रेम का नाम भी विवाह के लिए चयनित था, जबकि सूरज पहले से विवाहित था और 5 वर्षीय यश और 5 वर्षीय सनी का पिता भी है। सूरज ने अपना नाम न्योतनी का पता दिखाकर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल कराया, जबकि रोहिणी को उसके गांव का निवासी दिखाया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सूरज और रोहिणी ने सामूहिक विवाह मंडप में दोनों ने दोबारा 7 फेरे लेते हुए अन्य रस्में पूरी की। यही नहीं, सामूहिक विवाह योजना की गाइडलाइनों के तहत अधिकारियों ने दंपति को दिए जाने वाले उपहार भी सौंप दिए। ये मामला गंभीर इसलिए भी है कि सरकार और शासन स्तर से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की दावा जो किया जाता है, इसके बाद भी यह मामला जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में धांधली और भ्रष्टाचार के दीमक को समाप्त करने के दावे को निर्मूल साबित करता है। मामला खुलने पर खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने उपहार में दिया गया सामान वापस करा लिया। साथ ही ग्राम व ब्लॉक स्तरीय जांच कराने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दीपक मिश्रा ने ऑनलाइन आवेदन भी निरस्त कर दिया है। यही नहीं, सरकारी अमले ने सामूहिक विवाह के दौरान तैयार होने वाले दस्तावेजों में संबंधित जोड़ों को अनुपस्थित भी दिखाया। सवाल है कि अनुपस्थित रहते उपहार कैसे और क्यों दिए गए। इससे पहले बलिया में भी सामूहिक विवाह योजना में धांधली उजागर हो चुकी है। आमतौर पर जन कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को जनप्रतिनिधियों के यहाँ फरियाद करते दिखना आम बात है। वैसे तो सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में लोगों की एड़ियां खिंच जाती हैं। अधिकारी खासकर बीडीओ व जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अब गंभीरता से जांच कराने के बाद ही सामूहिक विवाह योजना की सूची को अंतिम रूप देना चाहिए। साथ ही चयनितों के नाम विवाह तिथि से 15 दिन पहले सार्वजनिक कर इस तरह की धांधली को रोका जाना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
तो बड़ी बात यह कि आखिर दो बेटों के पिता का सामूहिक विवाह में चयन कैसे हुआ। अलग अलग स्तर पर क्या भ्रष्टाचार और मिलीभगत इस हद तक बढ़ गई है कि माननीयों की मौजूदगी का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। और खुलकर यहाँ पर साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आया है। प्राथमिकी दर्ज कराने से भी अधिकारी बच रहे हैं। बड़ी बात यह कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे और किसकी मौजूदगी में हुई है। सामूहिक विवाह योजना में धांधली उजागर हुई है और नहीं पकड़ा जा सका पहले से विवाहित दूल्हा। आनन फानन में आवेदन भले ही निरस्त कर दिया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और किसकी मिलीभगत से ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में अंकुर सिंह हैं, हमारे संवाददाता हैं हसनगंज उन्नाव से। पूजा मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और ब्रजभूषण सिंह जी हमारे साथ में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आगे और मेहमान हमारे साथ में कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सबसे पहले अंकुर का रुख कर लेते हैं। अंकुर, आवाज मिल रही है क्या आपको? अंकुर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी जी जी। अंकुर, पूरा मामला क्या है एक बार विस्तार से बताएं। और ये फर्जीवाड़ा जो हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि लीपापोती करने की कोशिश की गई, जबकि जो दूल्हा था, जैसे दूल्हा बनाया गया था, वो वहीं पर तैयार नजर आ रहा था। फिर आखिर क्यों अनुपस्थिति का मामला दर्ज किया गया था, जबकि ये फर्जीवाड़ा था साफ तौर पर? जी, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात है, ये है कि लापरवाही अधिकारियों और कर्मचारियों की है। सामूहिक विवाह में जो भी दंपति और जो जोड़े विवाह करना चाहते हैं, वो लोग सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी जो होते हैं, ये ग्राम पंचायत स्तर पर जा करके इनका सर्वे करते हैं और जांच करते हैं। अगर किसी न किसी तरीके से अगर ये अपात्र पाए जाते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है। लेकिन इस मामले में एडीओ पंचायत समाज कल्याण अधिकारी जो है, इनकी लापरवाही साफ नजर आ रही थी। और वहीं पंचायत अधिकारी जो है, उनकी भी लापरवाही साफ नजर आई, क्योंकि एंड टाइम पे ग्राम पंचायत और सार्वजनिक लोगों के द्वारा जब आरोप लगाया गया कि इनकी शादी लगभग 4 साल पहले ये हो चुकी है, तो दोबारा ये कैसे शादी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ में है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। पूजा जी, यहाँ पर फर्जीवाड़ा आपने देखा, माननीयों की मौजूदगी के बीच इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और उसके बाद भी जब मामला सामने आता है तो लोग यहाँ पर लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरीके से मामले को दबाने और छिपाने का प्रयास हो रहा है। ये क्या है? आपको नमस्कार गरिमा जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। ये जो है दर्शाता है गरिमा जी कि जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75वां साल मनाया जाएगा अपने संविधान को, उसमें जो है 11 वो पॉइंटर्स भी बोले हुए थे। तो आपको पता होगा तीसरे पॉइंटर में उन्होंने बोला था कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार के साथ में। तो ये अब देखिए साक्ष्य है कि हर तरीके से हर जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये जो जीरो टॉलरेंस की सिर्फ बात कर रहे हो, तो आपको पता है गरिमा जी, ये आसान कार्य नहीं है कि वो आप कहते नहीं वो व्यक्ति आया आपको धोखा दे गया। नहीं, जब तक आप उसके साथ में इन्वॉल्व नहीं रहा होगा प्रशासन का अमला वहां पर, तब तक जो है ऐसा नहीं हो सकता। उसने रजिस्ट्रेशन कराया, वेरिफिकेशन जो है आपके हाथ में होती है। तो ये कई दर्शाता है कि मिली भगत के साथ में जो है कर रहे हैं वहाँ के जो भी प्रशासनिक अमला है, और भ्रष्टाचार की जो है ये व्याप्त है, ये दिख रहा है। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं दिखता है, अगर आप चले जाएंगे जो है अलग अलग प्रशासनिक विभाग में चले जाएंगे, ये सरकार में ये हो रही है कि सरकार कहती है कि प्रशासनिक अमलों की गलतियां हैं, और देखा जाए तो सरकार के अंडर में होती है प्रशासन में। ऐसा नहीं कि प्रशासन बाहर से है और आप नहीं करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार तो यहाँ जो है विधान परिषद में जब भर्तियां हुई हैं उसमें भी दिखी है, जो कोर्ट में जाकर के कोर्ट पूछ रही है भाई 186 के अगेंस्ट में 1 लाख आवेदन आते हैं और 38 आपको वीवीआईपी के रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स चल रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस स्तर से और कहाँ कहाँ तक घुसा हुआ है। कल्पना करिए अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार, मैं ये नहीं कहती दंपत्ति को नीड होगी, अगर दंपत्ति इस तरीके की भी हरकत करे ना गरिमा जी, ये भी कंसर्निंग है। ये भी देखने की बात है कि वो दंपत्ति ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सोच के ना आया होगा, नहीं हम चलते हैं जो है सरकार के साथ में या फिर प्रशासन के साथ में दगा करेंगे और फिर से जो है विवाह करेंगे। ये सब छोटे छोटे समूह विवाह पे आ रहे हैं, इसका मतलब उनकी भी तो
मजबूरी होगी, नहीं चल पा रहा होगा, उनको लगा कहीं से तो कुछ फायदा हो जाए। तो यहाँ पे जिम्मेदारी बनती थी प्रशासन की, और प्रशासन कर रही है। यहाँ पे देखा जाए दोनों तरफ से आपका ही भ्रष्टाचार है, और अगर वो परेशान दंपत्ति इस तरीके की हरकत कर रहे हैं उसके लिए भी जो है प्रशासन और सरकार ही जिम्मेदार है। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति बन जा रही है। मुझे लगता है कि जो आपके यहाँ व्याप्त है भ्रष्टाचार, उसको दूर करिए। ऐसा सदन में खड़े होकर के 2 घंटे का भाषण देंगे, उसके बाद बोलेंगे जीरो टॉलरेंस रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री, हमारे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हमेशा जीरो टॉलरेंस कहते हैं, और आपको दिखेगा कि वो जीरो टॉलरेंस बात करें तो मुझे लगता है इस चीज की कि हम जीरो टॉलरेंस मुद्दों से रखेंगे। हम कोई मुद्दों पे जो है बात नहीं करेंगे, उससे हमारा जीरो टॉलरेंस है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। 100% टॉलरेंस हमारा जो है, जो मुद्दों की बाहर की चीजें हैं उस पे रहेगी, भ्रष्टाचार पे रहेगी, वही चल रहा है। और जनता परेशान है, मुझे लगता है इसीलिए दंपत्ति गई, वो दंपत्ति भी परेशान होगी। वो जो है ये चिंताजनक है, उत्तर प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है, देश की स्थिति चिंताजनक है। ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में ब्रजभूषण सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। ब्रजभूषण जी, ये क्या चल रहा है? आपने देखा कि किस तरीके का मामला सामने आया है। बड़ी बात ये कि ये जो योजना होती है, सामूहिक विवाह कराया जाता है, ये खास तौर पर बेसहारा, गरीब या फिर अनाथ लोगों के लिए होता है, जिनके माता पिता नहीं सक्षम होते या कई बार माता पिता ही नहीं होते, तो उन लोगों को ये सुविधा दी जाती है सामूहिक विवाह में, जिसमें उन्हें कुछ चीजें भी उपहार स्वरूप दी जाती हैं। इसका गलत फायदा लोग उठा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी धांधली जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, दूसरी ओर मिली भगत उन अधिकारियों की भी सामने आ रही है जो इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कम से कम आप सोचिए ना, किस स्तर पर, किस तरीके से त्रिस्तरीय जांच होती है, उसके बाद फर्जीवाड़ा हो रहा है, यानी हर स्तर पर मिली भगत और भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा भरा हुआ है। अनम्यूट कीजिए सर आप। जी गरिमा सर जी, आपके आपको पास नमस्कार। लौटेंगे। ब्रजभूषण जी, आपको रोकते हैं, आपकी पूरी बात सुनेंगे। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को पहले वो सुना देते हैं। मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तान को घुटने पर टेकने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग, अभी सबरवाल साहब बोल रहे थे, 1 लाख सैनिक, लगभग 1 लाख सैनिकों को 16 दिसंबर 1971 को हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े समर्पणों में से एक समर्पण होगा। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी अद्वितीय रूप से हमारी सेना के इतिहास में, हमारी देश के इतिहास में यह भी स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। भाइयों बहनों, इस युद्ध में लगभग 3900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें से देवभूमि उत्तराखंड के, देवभूमि के साथ साथ हमारी ये भूमि वीर भूमि भी है। यहां से भी 255 बहादुर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उस युद्ध में हमारे प्रदेश के 74 सैनिकों को अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए विभिन्न वीरता पदकों से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे वीर बलिदानियों की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं में शक्ति और प्रेरणा का संचार करती हैं। परंतु आप सभी को, जैसा गणेश जोशी जी ने भी कहा, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी कहा, और हमारे मेजर जनरल सभी सबरवाल साहब ने कहा, हम सभी जानते हैं कि 2014 से पहले का वो कालखंड भी हमको याद होगा। ये विजय दिवस का दिन हमारी सेना के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज के दिन पाकिस्तान ने 13 दिनों के अंदर, पाकिस्तान की सेना ने अपने घुटने टेक दिए। भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा से शौर्य रहा है सेना का, और 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और आज देश के अंदर हमारे सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री
देश के अंदर योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और सेना को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उपकरण हैं, जो पहले नहीं मिलते थे, वो आज बहुत बड़ी संख्या में और ज़रूरत के हिसाब से सबको उपलब्ध हो रहे हैं। उसके कारण से सेना का मनोबल भी बढ़ा है। भारत आज निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, देवभूमि के साथ वीरभूमि है, हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिकों के कल्याण के लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं। हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रतिबद्धता हमेशा सैनिक परिवारों के साथ है, क्योंकि सैनिक के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, उनके परिवारों को भी उन कठिनाइयों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर हमने यहाँ पर सैनिक धाम भी हम बना रहे हैं। अभी चाहे हमारा यहाँ सेलाकुई के पास हो या हमारा डीडीहाट में सैनिक कल्याण के जो है हमारे अन्य कार्यालय भी बनाए जा रहे हैं और भी जो भी काम है सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं, कैंटीन इत्यादि सभी पर हम भारत सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो सब हमारे यहाँ हों। बांग्लादेश को लेकर सर आज भी आपने जिक्र किया है, जिस तरह से ऊपर वहाँ कैसे देखिए, वहाँ पर बहुत ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन पर हर प्रकार से कहीं मैं कहूँ कि जितनी निम्नता की हदें हो सकती हैं वो सब वहाँ पर हो रही हैं और ये वास्तव में वो अन्याय हो रहा है वहाँ पर। इसलिए भारत की सरकार ने उनको अवगत करा दिया है और ये प्रश्न जरूर है कि आज देश के अंदर ऐसे राजनीतिक दल जो छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, सारे के सारे चुप हैं। निश्चित रूप से इनकी चुप्पी देश के लोग भली भांति समझ रहे हैं। आपने शहीद सैनिक परिवारों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है, राज्य की परिवहन बसों में सेवा करना। देखिए, पहले क्या था कि जो चक्र विजेता थे केवल उनके लिए हमने प्रावधान किया था, लेकिन अब हमने कहा है कि जो भी हमारे सैनिकों की वीरांगनाएं हैं उन सभी के लिए हम ये प्रावधान करेंगे। सर, देश का पहला 100 का आयोजन हो, राज्य की योजना हो या फिर घर हो, उसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़बरदस्त रहा है। देखिए, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है और उत्तराखंड के अंदर सूर्य घर योजना और सौर जो हमारा कौथी काज हो रहा है, ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा राज्य इस दिशा में भी एक आदर्श राज्य के रूप में देश के सामने आएगा। सर, निकाय चुनाव में काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो आरक्षण का वो घोषित हो गया, लेकिन कई जगह पर आपत्तियां हो रही हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष सब में ये नाराजगी। अब देखिए, आरक्षण का अपना एक नियम होता है, उस नियमों के तहत और जो आयोग होता है, आयोग गठित होता है, उसके अनुसार ही आरक्षण होता है और इसमें किसी की इच्छा के अनुरूप सभी जगह हो जाए ऐसा नहीं है। जो उसमें जो एक फार्मूला बनता है और जो जनसंख्या के मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर आयोग ने किया है और अभी आपत्तियां सुनी जा रही हैं। अगर कहीं पर कुछ होगा तो निश्चित रूप से आपत्तियों का निस्तारण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो दो बेटों के पिता का सामूहिक विवाह कराने की कोशिश की गई और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये बड़े सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर किस कदर भ्रष्टाचार और मिलीभगत विभागों में व्याप्त हो गया है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। भाजपा के प्रवक्ता अविरल मलिक जी भी हैं। उसके साथ ही आपको बता दें कि उन्नाव के सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा जिससे भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया तो इस पूरे मामले पर वो सवालों से बचते नजर आए और उनका कहना है कि वो छुट्टी पर थे और उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर जब अधिकारियों को पूरे मामले में जानकारी नहीं है तो 3 स्तर पर जब जाँच होती है तो भला वहाँ पर फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है। चलिए अविरल मलिक जी का रुख कर लेंगे। अविरल जी, पूरा मामला आपने सुन ही लिया होगा। विवाहित दूल्हे का दोबारा ब्याह कराया जा रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप समझिए ना, कुछ आभूषण या कुछ उपहार स्वरूप जो चीजें इसमें मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के लालच में विवाह कराया जा रहा है। 3 स्तर की जांच होती है, तब जाकर दूल्हा दुल्हन का सिलेक्शन होता है और फाइनल होता है कि हाँ, इनका विवाह इस दिन होगा।
इस कार्यक्रम में, इस निर्धारित। अब आप समझिए उन 3 स्तरों में तीनों जगह पर फर्जीवाड़ा है, मिलीभगत है और घूसखोरी कह लें, कमीशनबाजी कह लें, जो शब्द आप चाहें, आपको बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी मिलीभगत आखिर कैसे हो रही है, और अगर ऐसा होगा तो लोगों को कैसे फायदा मिलेगा इन योजनाओं का, इन कार्यक्रमों का? जी नहीं, देखिए, जहां तक इस मामले का विषय है तो निश्चित रूप से मामला गंभीर है और जांच के आधार पर निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर त्रुटि निश्चित रूप से रही होगी और उसके आधार पर जांच होगी। विभागीय जांच के आधार पर चाहे कोई प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा होगा इसमें शामिल, तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। हम किसी प्रकार से पीछे नहीं हटते हैं कार्रवाई करने से। जहां भी त्रुटि सामने आएगी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जहां तक मामले का विषय है, ये मामला बहुत गंभीर है निश्चित रूप से, और सोचनीय विषय है, विचार करने योग्य विषय है। लेकिन जहां तक विषय समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा जी यहाँ मौजूद हैं, इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने का पूजा जी ने कोशिश की, प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, योगी जी का नाम लिया, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठाने का प्रयास नहीं सर, किया। ये लेकिन तो क्या ये जीरो टॉलरेंस के बाहर आता है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? उसमें पूजा जी ने क्या, मैंने भी आपसे वही सवाल किया, मैंने भी वही बातें पूछी। मैं तो कह रही हूँ आपके हमारे प्रधानमंत्री जी, आपके कहने सत्ता पक्ष के बीजेपी के नेता बहुत कोशिश कर रहे हैं लोगों को मदद मिले। उनकी बुराई या उनकी कमियां हम निकाल ही नहीं रहे। मैं पूजा जी की बात नहीं करती, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस की चीजें चलेंगी, लेकिन सर वो पूरी नहीं होंगी तो फिर हम बोलेंगे ना कि आप ही के प्रशासन के लोग जो हैं वो नहीं होने दे रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का विषय था तो उनका उत्तर देना मेरी बाध्यता है, जिम्मेदारी है, तो उस नाते से केवल मैं उनका उत्तर दे रहा था। जहां तक आपके सवाल का विषय है तो निश्चित रूप से गंभीर मामला है। किसी ना किसी स्तर पर भ्रष्टाचार या त्रुटि अवश्य रही होगी, और जिस भी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है या त्रुटि की है तो ये मामला बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से उस विषय पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, इसमें जांच आवश्यक है। और जो भी अधिकारी या जो भी कर्मचारी इसमें दोषी रहा होगा, जो भी शामिल रहा होगा, जिसकी मिलीभगत रही होगी, जिसने भी कमीशनबाजी के लिए इस प्रकार का कार्य किया होगा, कृत्य को अंजाम दिलाने का प्रयास किया होगा, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहां तक विषय है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का, हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है करप्शन को लेकर, और उसी के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी माफिया को नहीं बख्शा गया, और किसी भ्रष्टाचारी को बख्शे जाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होना आवश्यक है। बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह कि सबसे पहले उन अफसरों पर मुझे लगता है जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार जो है वो फैलाया है और जिन लोगों की मिलीभगत है, सबसे पहले उन लोगों पर, उन कर्मचारियों पर एक्शन होना चाहिए। नज़ीर तब भी पेश होगी। ब्रजभूषण जी, ठीक बात है कि पहले उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। गरिमा जी, आपको सादर नमस्कार, और बैठे हुए जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी लोगों को नमस्कार। ये है कि एक शब्द आपने प्रयोग किया था, दुरम्भी संधि, और ये दुरम्भी संधि के मतवालों की काट जरूरी है। जैसे शल्य चिकित्सा में अगर फोड़ा नासूर बन जाए तो उसको मतलब उसकी काट छांट करना मजबूरी हो जाता है। और ये दुरम्भी संधि मुझे लगता है कि प्रधान से लेकर के ऊपर तक जितने छोटे छोटे काकस हो सकते हैं, जितने छोटे छोटे काकस हो सकते हैं, वो छोटे छोटे काकस, छोटे छोटे समूह बने हुए हैं। और इतना लोग निर्भय हो चुके हैं, इतना निडर हो चुके हैं कि उनको किसी भी तरह का कोई डर लगता ही नहीं है। एक शादी में जो विवाहित व्यक्ति हो सामान ले ले, तो इसके पहले जो जांच हुई थी, जो इन्वेस्टिगेशन हुए थे, जो प्रशासनिक अमला था, जिन लोगों को जांच करनी थी, आखिर उन लोगों की मिली भगत नहीं है तो किसी व्यक्ति के अंदर इतना साहस कैसे हो सकता है? ना तो कानून का डर है, ना अन्य किसी चीजों का डर है। जितने लोग हैं, ये समाज उपभोक्ता प्रधान संस्कृति में बदलता चला जा रहा है, और यहाँ भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में शिष्टाचार का रूप ले चुका है। इसमें जब तक बड़े लेवल पर कार्रवाई नहीं होगी, ऊपर से लेकर के नीचे तक में जब तक ये पूरी काट छांट नहीं होगी शल्य चिकित्सा की तरीके से, तब तक ये बीमारी दूर नहीं हो सकती है।
नैतिकता का इतना बड़ा अभाव हो चुका है कि गरिमा जी मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के एक एक गांवों को देख लिया जाए और एक एक गांवों के फाइनेंशियल ईयर का सर्वेक्षण कर लिया जाए, उसको सही ढंग से जांच लिया जाए, यानी एक तरह से श्वेत पत्र हो जाए एक एक गांव का, तो आपको आश्चर्य होगा कि 30% भी विकास का कार्य नहीं हुआ होगा। 70% वो धनराशि आखिर चली कहां गई? सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद, जीरो टॉलरेंस होने के बाद, अब जैसे अविरल जी कहते हैं कि मोदी जी का नाम लिया, अरे भाई अविरल जी, डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया जाएगा, जो सत्ता में होगा, जिनकी जवाबदेही बिल्कुल। और जो ये दावे कर रहे हैं कि हम दूर कर रहे हैं भ्रष्टाचार को, मिली भगत को, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, हम सवाल भी तो उन्हीं से पूछेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात, और बिल्कुल ठीक कहा आपने ब्रजभूषण जी कि जो जिनके नाम पर आप सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिनके नाम पर आपने तारीफें लूटी हैं, उन्हीं से तो पूछेंगे हम। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो विवाहित दूल्हा अब तक नहीं पकड़ा जा सका, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर इन अधिकारियों की मिलीभगत कब उसका पर्दाफाश होगा और कब इन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं